हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो अपने सिलेबस में है वो क्या है कि अपने को सिर्फ 2 वेरिएबल वाले या फिर 3 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब क्लास 12th में जो आप एप्लीकेशन देखोगे डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस की, वो आपको सिर्फ यहीं तक सीमित की गई है कि आपको सॉल्व करना आ जाए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स। ठीक है, और यहाँ पर भी सिर्फ वही सिस्टम आपको सॉल्व करना पड़ेगा जहाँ पे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। बाकी की जो केसेस है वो आप हायर स्टडी में पढ़ोगे, फिलहाल अभी आपको इतना करना है। तो देखो यार, इस वीडियो में सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अगर जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है ना, आपको सॉल्व करने के लिए, उसको आप एक सिस्टम मानो। मान लो अगर आपको 3 इक्वेशंस दी गई हैं लीनियर इक्वेशन, तो उन 3 इक्वेशन का एक सिस्टम हो गया। तो जो सिस्टम है अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या फिर बहुत सारे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी, तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। यानी कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हम पता कैसे लगाएंगे कि कब कोई सिस्टम लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट है और कब इनकंसिस्टेंट है। तो ये कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखो। देखो भाई, मान लो कि आपके पास, ठीक है ना, ऐसे इक्वेशन का एक सिस्टम दिया गया। मान लो 3 इक्वेशन का एक सिस्टम दिया गया है। ठीक है, कितनी इक्वेशंस हैं आपके पास? 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये पहली इक्वेशन है। इसी तरह से ये दूसरी इक्वेशन है, इसी तरह से ये तीसरी इक्वेशन है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी सिस्टम आपको दिया जाएगा वहाँ से 3 अलग अलग मैट्रिसेस निकालनी है। कैसे निकालोगे? एक मैट्रिक्स का नाम A, दूसरे का X और तीसरे का B है। कैसे निकालोगे? देखो, जो A मैट्रिक्स है वो असलियत में क्या है कि जो यहाँ पे X, Y, Z या जो भी आपको, ठीक है ना, वेरिएबल्स दिए गए हैं उनके कोफिशिएंट क्या है वो देखो। जैसे यहाँ पे X का कोफिशिएंट है A1, Y का कोफिशिएंट है B1, Z का कोफिशिएंट है C1। तो A1, B1, C1 को आप एक रो में लिख दो। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन में A2, B2, C2 है, यानी कि X, Y, Z के कोफिशिएंट, इनसे आप दूसरी रो बनाओ। और इसी तरह से जो तीसरी इक्वेशन है, इसके X, Y, Z के जो कोफिशिएंट है A3, B3, C3, इससे आप तीसरी रो बनाओ। तो यहाँ से आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? एक मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसको आप बोलोगे मैट्रिक्स A। ठीक है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे इन्वर्स भी इन्वॉल्व होने वाला है, तो हम उन्हीं मैट्रिक्स को यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे जहाँ पे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। तो पक्की बात है, जैसे देखो 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, A हमेशा क्या रहेगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तभी यहाँ पे ये चीज़ हम कर पाएंगे। अब देखो, एक दूसरी मैट्रिक्स बनानी है X। X में आपको क्या लिखना है? जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं X, Y, Z कॉलम वाइज। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो यहाँ पे असलियत में क्या हो रहा है, A1 X के साथ मल्टीप्लाई है B1 Y के साथ, C1 Z के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं इसको रो वाइज लिख रहा हूँ तो इसको कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा, ताकि A1 X B1 Y C1 Z हो। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इस तरह से अगर मैं इस रो को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो A2X जो कि यहाँ पे देखो दिख रहा है, B2Y यहाँ पे दिख रहा है, C2Z यहाँ पे दिख रहा है। मतलब इसको हमें इस तरह से कॉलम वाइज लिखना है। क्यों लिखना है समझ में आ गया होगा। और इक्वल टू में जो भी आ रहा है, इक्वल टू में जो भी है D1, D2, D3, इससे आपको एक तीसरी मैट्रिक्स B मैट्रिक्स बनानी है। तो मतलब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि A, X और B कैसे बनाई जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लियर है कि अगर मैं देख रहा हूँ तो X A के साथ मल्टीप्लाई है, Y B के साथ, B1 के साथ मल्टीप्लाई है। मतलब जो ये A वाली मैट्रिक्स है ये X के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और बराबर में, ठीक है ना, इक्वल टू में क्या मिल रहा है? D1, जिससे मैट्रिक्स B बनी है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है, क्या? कि अगर मैं मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ X के साथ तो मुझे मैट्रिक्स B मिल रही है। लेकिन कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, वो हम कैसे बता पाएंगे? या कब सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, कब इनकंसिस्टेंट है, वो कैसे बता पाएंगे? उसके लिए अपने को सिर्फ फोकस करना है A पे। शुरुआत में किस पे फोकस करना है? सिर्फ A पे फोकस करना है। मतलब जो ये A वाली मैट्रिक्स है इसको फोकस करो, इस पे फोकस करो। अब यहाँ से A का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। A का डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो या तो वो 0 नहीं आएगा, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी A, या फिर वो 0 आ जाएगा, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी।
तो है क्या यहाँ पे कि देखो भाई, अगर ये नॉन सिंगुलर है यानी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो इस केस में जो ये सिस्टम बनेगा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब कैसे निकाला जाएगा अभी बताऊंगा। ठीक है, और जो ये यूनिक सॉल्यूशन है हम कह सकते हैं कि पक्की बात है कि ये सिस्टम को क्या बना देगा, कंसिस्टेंट बना देगा, क्योंकि चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे बहुत सारे सॉल्यूशन है मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो जैसे ही पता लगा यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। अच्छा, फाइंड आउट कैसे करोगे इस केस में, फाइंड आउट आप करोगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी जो x होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे x y z की वैल्यू पूछी जाएंगी, तो x क्या होगा, a इनवर्स b। अब ये कैसे आता है, देखो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, पक्की बात है भाई, देखो नॉन सिंगुलर है ना, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो पक्की बात आप क्या करो, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो था है ना, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो a इनवर्स इंटू a क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आ गई, इंटू में x है, बराबर क्या है, a इनवर्स b। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करोगे, x एक मैट्रिक्स है तो x ही आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a इनवर्स b। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये चीज़ मैंने ऐसे क्यों लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन ये आपको तभी करना है जो आपको दिख रहा है जब आपको पता हो कि डिटर्मिनेंट जो a का है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। ठीक है, अच्छा क्या होगा अगर जीरो आ जाए, तो क्या हम बोल सकते हैं, नहीं, डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उस केस में हमें फिर से दो केस बनाने पड़ेंगे। दो केस कौन से, आपने जब देखा कि डिटर्मिनेंट a का जीरो आ गया तो आप एडजॉइंट a निकालोगे। अब एडजॉइंट a निकालने के बाद b मैट्रिक्स जो है, जो कि हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे a के एडजॉइंट से। अगर देखो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स आएगा, अगर वो जीरो मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे जो जीरो है ना, ये क्या चीज़ है, असलियत में जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है ना, याद रहे, कहीं सोचो कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, हालांकि आपको पता होगा। ठीक, तो मतलब अगर इनका प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स आता है तब हम कहेंगे कोई सॉल्यूशन इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो क्या हो, जीरो, लेकिन इसका प्रोडक्ट आ जाए एक जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, देखो वो जीरो नंबर है, याद रहे यार, फिर से लिखता हूँ, ये जो जीरो है ना डिटर्मिनेंट, ये तो नंबर है भाई, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है ना, लेकिन ये जो जीरो लिख रहा है, ठीक है, दिखने में एक जैसे हैं, तो ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है और ये एक जीरो मैट्रिक्स है तो हम कहेंगे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और आपको पता है कि जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसी को बोला जाता है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर ये जीरो हो जाए, मतलब वो भी जीरो और ये जीरो मैट्रिक्स है ना, ये जीरो मैट्रिक्स, ये भी जो जीरो है ना ये मैट्रिक्स है, याद रहे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो ये जीरो मैट्रिक्स जो है, ठीक है, अगर ये मिल रही है तो हम बोलेंगे इस केस में कुछ भी हो सकता है भाई साहब। इस केस में या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई सॉल्यूशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। कैसे ये सारी चीज़ें पता लगाएं कौन सा होगा, ये हायर स्टडी में करना है आपको। अभी इतना ही है कि भाई अपने सिलेबस में सिर्फ ये वाला पोर्शन है। ठीक है, हाँ इतना पूछा जा सकता है कि चेक करो सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो इनमें से कौन सा केस है वो बताना पड़ सकता है क्लास 12th में, लेकिन सॉल्व जो करना है वो सिर्फ इसके लिए करना है। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए आपको बस इतना आना चाहिए भैया कि ये फॉर्मूला x इक्वल टू a इनवर्स b बस। ठीक है, और कैसे पता लगाना है कि क्या चीज़ है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो ही जानी है। देखो यार एक बार कैमरे में आ रहा सब कुछ पूरा आ रहा है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि अपने को इक्वेशन दी गई 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन दी गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो पहले तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में होना चाहिए कि x y वाली टर्म लेफ्ट में होनी चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट में होना चाहिए, है ना, इस फॉर्मेट में ये होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे A, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे x, ठीक, और तीसरी मैट्रिक्स बनाएंगे B। ठीक है, और इनको बनाना जैसे कि मैंने कहा बहुत आसान है। जो x y के कोफिशिएंट है उससे a बनेगा, यानी कि 2 और 5 से पहली रो बना दो, और 3 और 2 से जो दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ से
हमें इसकी दूसरी रो मिल जाएगी। x क्या होगा, जो जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं यानी कि x और y। b क्या है, जो इक्वल में दिख रहा है यानी कि 1 और 7। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यार, अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आपको पता है यार कि मुझे क्या करना है, मुझे तो निकालना है x की वैल्यू, यानी कि मुझे पता है कि x क्या होता है, a इनवर्स b, यानी कि मुझे a का इन्वर्स चाहिए होगा पहले, है ना। और एग्जिस्ट करता भी है सॉल्यूशन या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं पहले ही, है ना। तो उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं a का। a का डिटर्मिनेंट आप निकालोगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। 4 माइनस 15 कितना, -11, यानी कि जो डिटर्मिनेंट आया है वो -11 है, यानी कि 0 तो नहीं है। तो 0 नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन है, सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। समझ में आ गया, यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट है। हालांकि ये पूछा नहीं है कंसिस्टेंट है कि नहीं, हमें सॉल्यूशन से मतलब है तो मैं इतना लिख रहा हूँ यूनिक सॉल्यूशन है। अब जब इसका हमें पता लग गया कि यूनिक सॉल्यूशन है तो अपन इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि x = a इनवर्स b होगा, ठीक है। तो यानी कि a का इन्वर्स चाहिए। अब a इन्वर्स निकालने के लिए आपको निकालना होता है एडजॉइंट क्या है a का, और 2/2 में एडजॉइंट निकालना आसान था, है ना। याद करो हम क्या करते थे, जो डायगोनल के एलिमेंट है इनको इंटरचेंज करते हैं, स्वैप कर देते हैं। अब यहाँ दोनों ही सेम है यार, दोनों सेम है तो ये 2 ऊपर लिखो वो 2 नीचे लिखो, मतलब एक ही चीज़ है, वो 2 2 ही रहेगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट थे इसको हम क्या करते हैं, निशान चेंज कर देते हैं, यानी कि 5 से हो जाएगा -5 और 3 से हो जाएगा -3। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर एडजॉइंट आपको पता है तो आप a का इन्वर्स आसानी से निकाल पाओगे। ये होता है 1/, जो भी a का डिटर्मिनेंट है, बस ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनटू में क्या, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। यानी कि इन्वर्स कितना आ गया, देखो -11 था, यानी कि 1/में -11, माइनस चाहो तो ऊपर लिख दो, इनटू में जो भी एडजॉइंट है कितना है 2 -5 -3 एंड 2, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ गया -3 और यहाँ से आ गया 2। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है तो इसको करते हैं लेफ्ट में, ठीक है, ठीक। चलो अब मैं इस साइड कर रहा हूँ। देखो भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x क्या होता है, x होता है a इनवर्स b। चलो वैल्यू रख दो, x में क्या क्या है, स्मॉल x, स्मॉल y, देख लो चाहे x में ये 2 चीज़ें आ रही हैं। फिर क्या है a इनवर्स में क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। a इनवर्स में जो भी आ रहा है मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ से देखो a इनवर्स उठा लिया मैंने, ये आ गया a इनवर्स। इनटू में क्या है, इनटू में है b। अब b के पास क्या आ रहा है, b के पास 1 और 7 आ रहा है ना, तो इनटू में b, यानी कि यहाँ पे आ गया 1 और 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मैंने बस क्या किया है, वैल्यू रखी है सबकी, ठीक है। x ये रहा, a इनवर्स ये रहा, b ये रहा। अब निकाल लो ना यार, ठीक है। यहाँ से देखो -1/11 और प्रोडक्ट निकालो इनका। प्रोडक्ट निकालना आपको आता होगा ना, यहाँ से कितना 2 1 जा 2 और यहाँ से हो गया 5 7 जा 35, यानी -35, ठीक है, यहाँ से आ गया। और इसी तरह से यहाँ पे देखोगे -3 1 जा -3 और 2 से 1 जा 14, ठीक है। तो मतलब यहाँ से अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/11, यहाँ से बचेगा -33, यहाँ से बचेगा 11, है ना। 11 से डिवाइड कर दोगे, माइनस तो निशान बदल देगा, ये माइनस अंदर जाएगा, निशान बदल देगा। 11 3 33 यानी 3, और 11 से 11 को डिवाइड करोगे 1, 3 माइनस का 1 प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे चल रहा है, यहाँ चल रहा है x y, कंपेयर करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -3, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई ये इम्प्लाई कर रहा है कि x बराबर हो जाएगा -3 एंड y बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब बताओ कहीं कोई दिक्कत आई क्या इसमें, मतलब कि ये चीज़ आसान है और ये इम्पोर्टेंट भी है। याद रहे आपको कि ये जो क्वेश्चन है मतलब
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इम्पोर्टेंट है। हालांकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर चांसेस रहता है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला है, बट शुरुआत तो यहीं से होगी ना। अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है तो 3/3 मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा यार, वहाँ भी आपको तरीका समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, कि भाई किस तरीके से अपने को प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक, अच्छा अगला देखो यार, अगले में फिर से ठीक है एक सिस्टम दिया गया है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स ए में क्या क्या आएगा, देखो मैट्रिक्स ए के पास क्या क्या आएगा भाई, इनके कोफिशिएंट लिखो, 3 -2 3। तो इससे पहली रो बन जाएगी अपनी 3 -2 3। फिर दूसरी रो क्या बनेगी, देखो x है y है z है, तीनों यानी कि 2 1 -1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 -z लिखा हुआ है, मतलब -1 हो गया कोफिशिएंट। यहाँ से बनेगा 4 -3 और 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, 4 -3 और कितना 2। ठीक है, तो ये तो बन गया ए। ठीक, और जो दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे हम x, वो क्या होगी भाई, x में क्या क्या आ रहा है, मतलब कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, x y z। ठीक है, इसी तरह से इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तीसरा अपन क्या बनाएंगे, b मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो b मैट्रिक्स होगी उसमें क्या क्या हो जाएगा, देखो भाई b मतलब जो इक्वल टू में लिखा हुआ है 8 1 4। तो यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 4। इतना क्लियर है क्या। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो सबसे पहले देखेंगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपको निकालना होगा। मान लो पहली रो के अलोंग निकालता हूँ मैं। ठीक, तो पहला एलिमेंट क्या मिला, 3। इनटू में क्या भाई, 3 को ढक दोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 और -3। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 -3। फिर यहाँ से -2 की जगह +2 लिखोगे, इसका निशान बदल के सब सीख चुके आप, है ना। इसको ढकोगे तो कितना हो जाएगा 4 + 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 + 4। फिर क्या है, 3 है। फिर यहाँ से 3 को ढक दोगे तो -6 -4। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा -3, और यहाँ से 4 4 8 और 2 16, और यहाँ से -10 × -30। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 30 और 3 33। 33 में से 16 घटा दो, यानी कि -17 आ गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कितना आया, -17। ठीक है, तो फिर से यार 0 तो नहीं आया ना, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन है इसका, है ना। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है भाई, नॉन जीरो है। ठीक है ना, ये 0 तो नहीं आया। अब जैसे हमें इतना पता लग गया, हमें पता है कि अब जो x निकलेगा वो क्या होगा, a इनवर्स इंटू में b, यानी कि a का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अब a का इन्वर्स निकालने के लिए क्या, सबसे पहले आप एडजॉइंट a निकालोगे। एडजॉइंट a कैसे निकालते हो, देखो 2/2 में तो अपने पास डायरेक्ट ट्रिक था, बट यहाँ पे हम कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज जो होगा वो एडजॉइंट a होगा, है ना। तो ये निकाल लेते हैं पहले, है ना। अब यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं कि ये जो लिखा है ना मैंने aij, ठीक है, ये है क्या यहाँ पे, वेयर, ठीक है, aij इज़ कोफैक्टर। क्या है ये, कोफैक्टर है, ठीक है ना, कौन से एलिमेंट का, स्मॉल aij का। ठीक है, तो अब जरा कोफैक्टर निकालो यार, है ना, हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा भाई। इसका निकाला तो कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे था यानी -1 आ जाएगा, है ना, उसी का तो निकाला हुआ है। ठीक, कितना, -1, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और +4 8, लेकिन निशान वहाँ पे बदल जाएगा, यानी -8 हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाले प्लेस पे है, ऑड वाले प्लेस पे है। यहाँ पे इसका करेंगे तो कितना, -6 -4 माइनस का 10 आ जाएगा, निशान नहीं बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इवन वाले प्लेस पे है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओगे, इसको देखोगे तो कितना, -4 और 9, कितना बचेगा, +5, लेकिन फिर निशान बदलोगे क्योंकि ये ऑड वाले प्लेस पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो कितना, 3 दूनी 6, 6 में से गया 12, यानी -6 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा -6।
फिर आगे आओगे तो भाई इसको ढकोगे, इसको ढकोगे, तो यहाँ से -9 प्लस का 8 यानी -1 बचेगा, निशान बदल दोगे +1। फिर यहाँ पे आओगे तो 2 में से 3 गया, -1, ये वही रहेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आती होंगी, नहीं आती तो पिछली वीडियोस देख लेना। यहाँ से -3 -6, ठीक है, -3 -6 यानी -9 + 9 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से करें अगर हम तो 3 एकम 3 और माइनस के यहाँ प्लस हो जाएगा 4, तो 3 + 4 यानी 7 हो जाएगा। तो जैसे ही ये आ गया, अब मुझे पता है एडजॉइंट ए निकालने का तरीका, है ना। एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए जो होगा वो हो जाएगा ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है, यानी कि ये, यानी कि इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल दो। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो हो जाएगा -1 -8 -10, इस रो का कॉलम बना दो। फिर यहाँ पर है -5 -6 9, फिर यहाँ पे है -1 9 7, तो ये आ गया अपने पास एडजॉइंट ए, है ना। अब इनवर्स की भी बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ए के इनवर्स की बात करूँ तो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आया है -17, तो जगह 1/में -17 -4 ऊपर शिफ्ट कर दो, इंटू में एडजॉइंट ए है। एडजॉइंट ए देखो ये रहा, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चाहो तो कलर फिर से चेंज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, देखो हमने इसका क्या था ना -5 -6, इस रो को कॉलम में बदला था, तो -5 -6 1 -5 ये 1 आएगा। ठीक है, याद रहे आपको। ठीक है, कि ये जो चीज़ है ना ये 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेना यार। ठीक है ना, क्योंकि इसको इसमें बदला तो 1 आएगा। चलो ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो, अब मुझे पता है कि जो x होगा वो क्या होगा, वो होगा A इनवर्स B। ठीक है, तो मतलब A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई कर दो। देखो A इनवर्स तो ये रहा यार अपने पास। ठीक है, A इनवर्स तो ये रहा ना अपने पास, इसको उठा लो यहाँ से। ठीक है, इसको उठा लो यहाँ से, ये हो गया A इनवर्स, और B को मल्टीप्लाई कर देते हैं। B कहाँ पे है, ये रहा 8 1 4, 8 1 4। चलो मल्टीप्लाई करो भाई साहब, -1/17 है, और प्रोडक्ट निकालते हैं इनका। ठीक है, यहाँ से x, ठीक है, जिसके पास x y z ये 3 चीज़ें हैं। चलो करके देखो, तो यहाँ से -1 × 8 -8 हुआ, और -5 हुआ, माइनस का 13, और -4 यानी -17, तो -17। ठीक है, एक काम करता हूँ ना, दोनों घिस पिस जा रहा है, तो इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये अलग से नज़र आए, हाईलाइटेड रहे। ठीक है, कलर चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, आगे आ जाते हैं, तो ये फिर से, ठीक है, 8 8 जा 64 यानी -64 हो गया। ठीक है, लिखता चलूँ ताकि भूलूँ ना, थोड़े बड़े नंबर्स हैं। फिर -6 हो गया, फिर 36 हो गया प्लस का। ठीक है, प्लस का कितना हो गया 36। अब देखो ये कितना हो जाएगा 70 में से कितना घटा दोगे 36, कितना बचेगा 34। ठीक है, यानी 34 माइनस का बचेगा, तो यानी कि यहाँ से, ठीक है, हम इसको जगह नहीं है नीचे, ठीक है, इसलिए इसको देखो ये कितना बचेगा -34। ठीक है, तो सीधा सीधा उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, -34। ठीक है, ऐसे यहाँ से करोगे, माइनस कितना हो जाएगा 80, फिर 1 1 जा कितना होगा 1, फिर 7 4 जा कितना होगा 28, तो यहाँ से कितना बचेगा -51। ठीक है, तो यहाँ से सीधा मैं कर दे रहा हूँ -51। ठीक है, -51। क्लियर हो गई बात। अब देखो यार, जगह बनानी ही पड़ेगी लग रहा है थोड़ी बहुत, है ना। चलो थोड़ी सी बना लेते हैं। ठीक है, जगह मैं इसलिए नहीं बनाता अलग से, क्योंकि जब PDF एक्सपोर्ट करो ना, तो जो चीज़ें ऐसे ऊपर चली गई हैं वो कट जाती हैं, फिर वो सारा अरेंज करना पड़ता है दोबारा यार। ठीक है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वैसे तो जगह कितनी बन जाएगी ऐसे करके, बट जो चीज़ ऊपर जाती रहेंगी फिर वो PDF जो दूंगा ना आपको उसमें नहीं आती है।
तो इसलिए मुझे दोबारा से इसको छोटा करना पड़ता है। चलो यहाँ से करें अगर हम, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, है ना, जगह है तो थोड़ी। तो यहाँ से देखो 17/17 माइनस से माइनस सारे कट कैंसिल हो जाएंगे। तो 17/17 1 हो गया, 34/17 2 हो गया, 51/17 3 हो गया। तो यानी कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। हाँ, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, y की वैल्यू 2 मिल जाएगी और z की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर वो बाद में PDF अगर मैंने भूल के एक्सपोर्ट कर दी ना इतने पे, तो फिर ऊपर वाला हिस्सा कट जाएगा। ठीक है, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, याद रखना। चलो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये मत कहना कि आप बहुत बार गए हो और आपको मिली नहीं है, क्योंकि लेक्चर के कुछ देर बाद PDF अपलोड करता हूँ मैं। ठीक है ना, तो थोड़ा वेट करना होगा, लेक्चर देखने के आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद जाओ तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखो यार, यहाँ पर कह रहा था सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो पहले मान लेते हैं ना 3 नंबर हैं कौन से। लेट 3 नंबर्स आर, लेट 3 नंबर्स आर। ठीक है, जो 3 नंबर हैं वो कौन कौन से हैं आप मान लो पहले। ठीक है, आर, एक्स, वाई एंड जेड। मतलब पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर z। ठीक है, ये 3 नंबर हैं। 1 मिनट रुक जाओ, सब ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ से बोला गया है 3 नंबर का सम कितना है, 6 है। तो भाई पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, तीसरा नंबर अगर z है, तो इनका सम निकालने के लिए क्या करना है, इनको जोड़ना ही तो है। इनको जोड़ के आता है 6। ये हुई अपनी पहली इक्वेशन। आगे क्या कह रहा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3। थर्ड नंबर यानी कि जो z है इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 3z बन जाएगा। एंड ऐड, और ऐड कर दें सेकंड नंबर टू इट। सेकंड नंबर मतलब सेकंड नंबर y है, यानी कि y इसमें ऐड कर दें। ठीक है, वी गेट 11, तो हमें 11 मिल जाता है। और आगे क्या बोल रहा है, बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड मतलब पहला x है, थर्ड क्या है, z, यानी कि दूसरा z है। इनको अगर ऐड किया जाए, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का जोड़ के मिलता है डबल ऑफ द सेकंड, यानी कि ये मिलता है डबल ऑफ द सेकंड। सेकंड क्या है, y, तो उसका डबल क्या हो जाएगा, 2y। इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि x y z एक तरफ होना चाहिए, तो यहाँ से -2y और प्लस z इज इक्वल टू 2y। हाँ जी, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ से देख लो, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी, तीसरी। अब यहाँ से आप a बना सकते हो। ठीक है, एक मैट्रिक्स A बना सकते हो। A के लिए क्या करोगे कि भाई जो ये पहली इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट देखोगे क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। ठीक है, हालांकि दिख तो नहीं रहा बट होता है, तो 1 1 1 ये हो गई। ठीक है, फिर आप फोकस किस पे करोगे भाई, दूसरी वाली। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है भाई, x तो है ही नहीं, तो आप 0x भी समझ सकते हो यार, है ना। x नहीं है तो 0x समझ लो। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं थोड़ा सेम कलर में। ठीक है, 0x समझ लो, तो यानी कि ये हो जाएगा 0, y का कोफिशिएंट हो गया 1 और z का हो गया 3। इसी तरह से ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए इक्वेशन भाई, x y z इस तरफ, बाकी 0 या जो भी कोफिशिएंट है, ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट टर्म है उस तरफ। यहाँ पे x का 1 -2 और 1। ठीक है, तो 1 -2 और 1 ये मिल गया। x क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा x y z, ये हो गया। इसी तरह से b क्या हो जाएगा सर, b हो जाएगा जो भी इक्वल टू में है 6 11 और 0, 6 11 0, 2 y मत लिख देना। ठीक है, जब इस फॉर्म में लिखोगे तब देखना है आपको करके। ठीक है, तो a x और b मिल गया। इसके बाद ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो आप खुद करोगे, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना हो गया। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, और PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए।